हर कानून जब आप उसे पढ़ते हैं तो बिल्कुल साफ और सीधा लगता है, लेकिन असली कहानी तो तब शुरू होती है जब उसे किसी रियल लाइफ सिचुएशन में अप्लाई करने का वक्त आता है। और यहीं से शुरू होता है कानूनी व्याख्या यानी इंटरप्रिटेशन का सफर। वेलकम दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज हम इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डीपली समझेंगे। यूनिट 3 यानी कि एड्स टू इंटरप्रिटेशन। ये वो औजार, वो टूल्स हैं जो एक जज को लॉ के शब्दों से आगे जाकर उसके असली मतलब, उसकी आत्मा तक पहुंचने में मदद करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, जब कानून के शब्दों में ही उलझन हो, जब एक ही लाइन के कई मतलब निकल रहे हो, तो आखिर जजेस करते क्या हैं? वो उस असली मतलब तक कैसे पहुंचते हैं? उनके पास ऐसी कौन सी स्पेशल पावर्स या टूल्स हैं जिससे वो लेजिस्लेचर यानी कानून बनाने वालों की सही नीयत को समझ पाते हैं? चलिए इस कानूनी जासूसी की शुरुआत करते हैं। देखिए, कानून कितनी भी सावधानी से क्यों ना लिखा जाए, शब्दों में हमेशा एक से ज्यादा मतलब निकालने की गुंजाइश रहती ही है। वर्ड्स कैन बी ट्रिकी, और इसी एम्बिग्विटी, इसी अस्पष्टता को सुलझाने के लिए जरूरत पड़ती है एड्स टू इंटरप्रिटेशन की। ये जजेस के लिए एक कंपास की तरह काम करते हैं जो उन्हें सही दिशा दिखाते हैं। एक अच्छे डिटेक्टिव का पहला रूल क्या होता है? सबसे पहले क्राइम सीन को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करो। लॉ में इसका मतलब है सबसे पहले कानून के अंदर ही सुराग ढूंढो। इन्हीं सुरागों को हम कहते हैं इंटरनल एड्स, जो उस स्टैट्यूट या एक्ट के चार दीवारी के अंदर ही मौजूद होते हैं। तो ये इंटरनल एड्स आखिर हैं क्या? बिल्कुल सिंपल भाषा में ये लॉ मेकर्स द्वारा कानून के अंदर ही छोड़े गए क्लूज हैं, बिल्ट इन गाइड्स है। एक बात हमेशा याद रखिए, अगर कानून की भाषा बिल्कुल साफ है तो इनकी कोई जरूरत नहीं, लेकिन जहां भी थोड़ी सी भी उलझन है, एक जज सबसे पहले इन्हीं एड्स में जवाब ढूंढता है। दिस इज स्टेप नंबर 1। तो ये रही हमारे लीगल डिटेक्टिव की टूल किट। इसमें मौजूद हर एक चीज, चाहे वो एक सिंपल सा टाइटल हो, प्रियम्बल हो या एक छोटा सा कॉमा, कानून का पूरा मतलब बदल सकती है। चलिए एक एक करके इन टूल्स को समझते हैं। शॉर्ट टाइटल तो बस पहचान के लिए है, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सिंपल, लेकिन असली खिलाड़ी है लॉन्ग टाइटल। ये कानून के मकसद का पहला बड़ा सुराख देता है। लेकिन हाँ, इसकी एक लिमिट है। आर.वी. बेट्स एंड रसल केस ने ये प्रिंसिपल सेट किया कि लॉन्ग टाइटल कानून को समझने में हेल्प तो कर सकता है, लेकिन उसके साफ साफ लिखे शब्दों को कभी भी बदल नहीं सकता। प्रियम्बल सिर्फ एक इंट्रोडक्शन से कहीं ज्यादा है। जैसा कि लॉर्ड कोक ने कहा था, ये लेजिस्लेचर के दिमाग को खोलने वाली चाबी है। और इसकी असली ताकत हमने लैंडमार्क केशवानंदा भारती केस में देखी, जहां सुप्रीम कोर्ट ने इसी प्रियम्बल का इस्तेमाल करके हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन किया, जिसे पार्लियामेंट भी नहीं बदल सकती। आगे बढ़ते हैं कुछ और छोटे पर इंपॉर्टेंट क्लूज की तरफ। हेडिंग्स चैप्टर्स के लिए साइन पोस्ट का काम करते हैं। मार्जिनल नोट्स आमतौर पर कम इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के केस में इनकी वैल्यू बढ़ जाती है। और सबसे जरूरी है डेफिनेशन क्लॉजेस। यह स्टैट्यूट की अपनी पर्सनल डिक्शनरी है और उसकी दी हुई डेफिनेशन ही फाइनल होती है, उसके आगे कुछ नहीं। आपने इंडियन पीनल कोड में देखा होगा, सेक्शंस के साथ कुछ एग्जाम्पल्स दिए होते हैं। उन्हें ही कहते हैं इलस्ट्रेशंस। ये एग्जाम्पल्स दिखाते हैं कि वो सेक्शन रियल लाइफ में काम कैसे करेगा। मोहम्मद साइदियोल अरफिन वर्सेस या ओइगाल्क केस में प्रिवी काउंसिल ने साफ कहा था कि इलस्ट्रेशंस बहुत रेलेवेंट होते हैं और उन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब आते हैं एक ऐसे टॉपिक पर जहां स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, प्रोवाइजो, एक्सप्लेनेशन और एक्सेप्शन। चलिए इसे एक बार में क्लियर करते हैं। प्रोवाइजो, जो प्रोवाइडेड दैट से शुरू होता है, मेन रूल में एक कंडीशन डालता है। एक्सप्लेनेशन किसी शब्द का मतलब साफ करता है ताकि कोई डाउट ना रहे। और एक्सेप्शन कुछ चीजों को कानून के दायरे से ही पूरी तरह बाहर कर देता है। अब हम इन्वेस्टिगेशन के अगले लेवल पर जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक गोल्डन रूल समझना बहुत जरूरी है। कोर्ट कानून के बाहर के सुराग यानी एक्सटर्नल एड्स का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ तभी कर सकती है जब अंदर के सुराग यानी इंटरनल एड्स उस एम्बिग्विटी को दूर करने में फेल हो जाएं। ये एक स्ट्रिक्ट हायरार्की है जिसे फॉलो करना ही पड़ता है। और इस हायरार्की को जस्टिस ओ चिन्नप्पा रेड्डी ने बी प्रभाकर राव वी स्टेट ऑफ एपी केस में बहुत खूबसूरती से समझाया। उन्होंने साफ कहा कि जब इंटरनल एड्स काफ़ी ना हो, तब हम हमेशा एक्सटर्नल एड्स का सहारा ले सकते हैं ताकि लेजिस्लेशन का असली मकसद पता चल सके। तो अब हम बात करेंगे एक्सटर्नल एड्स की। ये वो साधन है जो स्टैट्यूट के बाहर मौजूद है।
जब कानून के अंदर के सुराग केस सॉल्व करने के लिए काफी नहीं होते, तब एक डिटेक्टिव को बाहर की दुनिया से भी मदद लेनी पड़ती है। बिल्कुल वही यहाँ हो रहा है। एक्सटर्नल एड्स की लिस्ट काफी लंबी है। इसमें पार्लियामेंट्री हिस्ट्री से लेकर डिक्शनरीज, विदेशी अदालत के फैसले और बहुत कुछ शामिल है। अब हम इनमें से कुछ सबसे इम्पोर्टेंट एड्स पर गौर करेंगे। पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में लॉ कमीशन जैसी कमिटीज की रिपोर्ट्स को यूज किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये रिपोर्ट्स उस मिसचीफ या प्रॉब्लम को बताती हैं जिसे ठीक करने के लिए कानून बनाया गया था। पार्लियामेंट में हुई बहस यानी डिबेट्स का यूज पहले अलाउड नहीं था, लेकिन फेमस पेपर वी हार्ट केस के बाद इनका इस्तेमाल एम्बिग्यूटी दूर करने के लिए किया जा सकता है, पर बहुत ही लिमिटेड तरीके से। ये एक इम्पॉर्टेंट लैटिन मैक्सिम है, कंटेम्पोरेनिया एक्सपोजिशियो। इसका मतलब बड़ा सिंपल है, किसी कानून की सबसे अच्छी व्याख्या वो है जो उसके बनने के समय के लोगों ने की थी। ये रूल खास तौर पर बहुत पुराने स्टैट्यूट्स के लिए यूज होता है, जिनकी भाषा आज के टाइम में अजीब लग सकती है, लेकिन हाँ, ये भी कानून के साफ शब्दों को बदल नहीं सकता। क्या इंडियन कोर्ट्स विदेशी फैसलों का इस्तेमाल कर सकती हैं? जवाब है हाँ, लेकिन एक शर्त पर। ये फैसले बाइंडिंग नहीं होते, इनकी सिर्फ पर्सुएसिव वैल्यू होती है। मतलब इंडियन जजेस इनसे आइडिया ले सकते हैं, लेकिन उन्हें मानने के लिए मजबूर नहीं हैं। फंडामेंटल राइट्स से जुड़े मामलों में, जैसे के.एस. पुत्तास्वामी यानी राइट टू प्राइवेसी केस में, सुप्रीम कोर्ट ने फॉरेन जजमेंट्स को काफ़ी रेफर किया था। अब हम आते हैं एक ऐसे एक्सटर्नल एड पर जो इतना ज़रूरी है कि उसे अलग से समझना पड़ता है। इसे आप इंटरप्रिटेशन की मास्टर की भी कह सकते हैं। ये है द जनरल क्लॉजेज एक्ट ऑफ 1897। जनरल क्लॉजेज एक्ट या जीसीए को इंडियन लीगल डिक्शनरी या ड्राफ्ट्समैन्स एक्ट भी कहते हैं। इसका मकसद बहुत सिंपल है, हर सेंट्रल एक्ट में बार बार कॉमन शब्दों को डिफाइन करने की जरूरत न पड़े और पूरे देश के कानूनों में एक जैसी भाषा और नियम फॉलो किए जाएं। कितना टाइम और कंफ्यूजन बचाता है ये। देखिए जीसीए असल में काम कैसे करता है। अगर किसी सेंट्रल एक्ट में ईयर शब्द यूज हुआ है और उसे डिफाइन नहीं किया गया, तो जीसीए के मुताबिक उसका मतलब हमेशा फाइनेंशियल ईयर होगा। इसी तरह पर्सन का मतलब सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि एक कंपनी या एसोसिएशन भी हो सकता है। ये स्टैंडर्ड डेफिनेशंस बहुत सारी लिटिगेशन से बचाती हैं। जीसीए सिर्फ डेफिनेशंस ही नहीं देता, ये इंटरप्रिटेशन के जरूरी नियम भी बताता है। जैसे सेक्शन 13 कहता है कि अगर कानून में ही लिखा है तो उसमें शी भी शामिल है, और सिंगुलर में प्लूरल भी। ये एक्ट्स के शुरू होने और खत्म होने के नियम भी तय करता है। और तो और आर्टिकल 367 तो इसे कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन से भी जोड़ देता है। इट्स दैट इम्पॉर्टेंट। चलिए, अब तक जो भी हमने पढ़ा है उसे एक क्विक फायर रिवीजन में कंसोलिडेट करते हैं। ये आपके एग्जाम से ठीक पहले के लिए एक परफेक्ट समरी होगी। एक जज के सामने जब इंटरप्रिटेशन का सवाल आता है तो ये 4 स्टेप चेकलिस्ट फॉलो होती है। स्टेप 1, कानून की साफ भाषा पढ़ो। अगर क्लियर है तो वही रुक जाओ, अगर नहीं तो स्टेप 2, सारे इंटरनल एड्स चेक करो। अगर अब भी कंफ्यूजन है तो स्टेप 3, एक्सटर्नल एड्स की तरफ देखो। और हमेशा स्टेप 4, जनरल क्लॉजेज एक्ट को स्टैंडर्ड रूल्स के लिए जरूर यूज करो। दैट्स इट। अब आते हैं उस सेक्शन पर जिसका आप सबको इंतजार था, एग्जाम प्रेप Q&A। यहाँ हम कुछ कॉमन एग्जाम क्वेश्चंस और उनके बिल्कुल टू द पॉइंट आंसर्स डिस्कस करेंगे। रेडी? पहला सवाल और सबसे कॉमन सवाल, इंटरनल और एक्सटर्नल एड्स में मूल अंतर क्या है? जवाब बिल्कुल साफ है। इंटरनल एड्स स्टैट्यूट के अंदर मिलते हैं और ये फर्स्ट प्रेफरेंस होते हैं, जैसे प्रीएम्बल या डेफिनेशन क्लॉज। एक्सटर्नल एड्स स्टैट्यूट के बाहर के सोर्सेज हैं और इनका इस्तेमाल तभी होता है जब इंटरनल एड्स काफ़ी ना हो, जैसे कि जीसीए या पार्लियामेंट्री डिबेट्स। अगला सवाल, क्या प्रीएम्बल एक एक्ट के मेन प्रोविजंस यानी उसके सेक्शंस को ओवरराइड कर सकता है? इसका जवाब है एक बड़ा सा नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर एक्ट के मेन सेक्शंस की भाषा साफ है तो प्रीएम्बल उसके मतलब को ना कम कर सकता है ना ही बढ़ा सकता है। प्रीएम्बल का काम सिर्फ उलझन को सुलझाना है, बॉसगिरी करना नहीं। फाइनल से हमेशा ऑपरेटिव सेक्शंस का ही होगा। और आखिरी इंपॉर्टेंट सवाल, जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 की क्या अहमियत है? व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस? इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। ये सभी सेंट्रल एक्ट्स के लिए एक यूनिवर्सल की तरह काम करता है। ये स्टैंडर्ड डेफिनेशंस देकर यूनिफॉर्मिटी लाता है, इंटरप्रिटेशन के स्टैंडर्ड नियम बनाता है और कानूनों की भाषा को छोटा और असरदार बनाता है। ये इंडियन लीगल सिस्टम का एक अनसंग हीरो है। तो दोस्तों, हमेशा याद रखिए, कानून सिर्फ वो नहीं है जो लिखा है, बल्कि वो है जो समझा जाता है। और अब इसे समझने के आपके औजार पहले से कई ज्यादा तेज हैं। उम्मीद है अब आप इन टूल्स को कॉन्फिडेंस से इस्तेमाल कर पाएंगे।
ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए LLB स्टूडेंट अड्डा को सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें. If you want any new topic, comment below.